हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर शो के बारे में। आज 19 जून 2021 है, तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसके बारे में आज इस क्लास में बात होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी पूछा जाता हो, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इस क्लास को आप जो है पूरी अच्छे तरीके से बैठ जाइएगा, पेन कॉपी लेकर के पूरी क्लास को आपको नोट करना है। उसके साथ ही साथ हम करंट अफेयर के साथ पिछला करंट अफेयर भी रिवाइज करेंगे और आगे का जो स्टैटिक जीके होगा उसको भी रिवाइज किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो जारी हुआ है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है, तो भारत का 135वां स्थान है टोटल पूरे विश्व में। यदि मैं आपसे पूछूं साउथ एशिया में भारत का क्या स्थान है, तो वो आपको यह ध्यान रखना है, साउथ एशिया में भारत का जो स्थान है वो 5वें नंबर पे है। मतलब साउथ एशिया में हम 5वें नंबर पे हैं। और अगर वर्ल्ड वाइज की बात करोगे तो हमारा स्थान 135वां है। लेकिन मैं आपको बता दूं मजे की बात, बांग्लादेश का यदि आप रैंकिंग देखेंगे तो उनकी रैंकिंग हमसे अच्छी है। शांति के मामले में बांग्लादेश 91वें नंबर में 2021 में जो हमारी रैंकिंग इसकी रैंकिंग है वो 91 नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप पूछे टॉप पर कौन है इसमें, तो टॉप पर जो देश है वो आइसलैंड है, याद रखिएगा। आइसलैंड जो है इसमें टॉप पर है। तो 135वीं भारत की रैंक है, याद रखिएगा। ये देखिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करेंगे तो जो हमारा देखिए एशिया का जो मैप होता है, एशिया के नीचे वाला ये जो रीजन हो जाता है, ये साउथ एशिया का मैप जब हो जाता है तो इसमें जो है भारत का 5वां स्थान है। लेकिन वर्ल्ड वाइज की अगर हम बात करें तो 135वां भारत का स्थान है। लेकिन साउथ एशिया में हमारा स्थान साउथ एशिया में जो स्थान है हमारा 105वां स्थान है साउथ एशिया में, याद रखिएगा। इसके अलावा और इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, धुआंधार सवाल में पहले सुन लीजिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 131वीं रैंक भारत की है। इसको जारी कौन करता है? जारी इसको यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 131 टॉप पर इसमें कौन सा देश है, तो नॉर्वे जो है वो इसमें टॉप पर है, याद रखिएगा। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो वो मैं आपको बता दूं 142वीं रैंक है, ध्यान रखिएगा। और 180 में भारत की रैंक जो है वो 142वीं है। और टॉप पर इसमें कौन है, तो टॉप पर जो है वो आपका नॉर्वे हो जाता है, याद रखिएगा। और इसको जारी कौन करता है? जारी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक आध रैंकिंग में आपको और बताऊं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, पूछी जाती है क्वेश्चन में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो भारत की रैंक 63rd है। मतलब कौन सा देश बिजनेस करने के लिए कितना अच्छा है उसके बारे में इस रैंकिंग को बताया जाता है। कौन इसको जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के आधार पर हुई थी? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया। 21 देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो मैं आपको बता दूं जो डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा हैं ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट राष्ट्रपति थे जाम्बिया के। इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। अब आप पूछेंगे जाम्बिया कहाँ पर है ये? तो जाम्बिया अफ्रीका का एक देश है, मैप में मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। तो ये देखिए आपके सामने ये है, ये इनका निधन हो गया है। तो जाम्बिया के बारे में बात करूं, ये हमारा अफ्रीका हो जाता है। तो आपको दिखाई देगा, देखो ये मैंने सर्कल किया है जाम्बिया, ये आपका जाम्बिया है, अफ्रीका का कंट्री है। देखो अफ्रीका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊं। देखो साइज के हिसाब से ये दूसरे नंबर का महाद्वीप है, सबसे बड़ा। फर्स्ट नंबर का आप पूछेंगे कौन सा है, तो वो आपका एशिया हो जाता है। नंबर 2 पे अफ्रीका आता है। अफ्रीका यूरोप से अलग कैसे होता है? यहाँ तो गिब्राल्टर संधि होती है। ये आपका भूमध्य सागर है, ये लाल सागर होता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो वो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है ये कहाँ है? इजिप्ट में जो है सुएज नहर है, याद रखिएगा। उसके अलावा ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा भी निकलती है, कर्क रेखा भी निकलती है और मकर रेखा भी निकलती है। तीनों रेखाएं जो है इससे निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। एकमात्र महाद्वीप है विश्व का जिससे तीनों रेखाएं निकलती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसमें यहाँ पर एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से जो है नील नदी का उद्गम होता है। तो नील नदी के बारे में मैं बात करूं तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी ही है, याद रखिएगा।
इसके अलावा ये तंजानिया जो देश दिखाई दे रहा है, इसमें एक सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का, उसका नाम है माउंट किलीमंजारो। तो आपसे यदि पूछा जाए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट किलीमंजारो है, याद रखेंगे आप। और ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में। नील नदी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, वही आपका मिस्र हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा धुआंधार सवालों के बारे में भी बात होगी। बोको हराम आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से है? हाल ही में चर्चा में रहा था, ये आपको नाइजीरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ का ये बोको हराम आतंकवादी संगठन है नाइजीरिया का। तो इसका जो सरगना था, इसका जो हेड था, उसने क्या किया है, अभी हाल ही में आत्महत्या कर ली थी, इस वजह से ये जो है चर्चा में रहा था, नाइजीरिया का है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है, और फर्स्ट जो है आपका एशिया महाद्वीप होता है। अब आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी हो जाती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। उद्गम स्थल याद रखिएगा क्या है? विक्टोरिया झील है। यदि आपसे पूछा जाए अपवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी हो जाती है अमेजन नदी। तो अमेजन वर्षा वन से ये जो निकलती है, आपको पता होगा कहाँ बहती है, कौन से महाद्वीप में बहती है? साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में ये नदी जो है बहती है, अमेजन नदी। ध्यान रखिएगा अपवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी अमेजन नदी है। और अगर सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो आपकी नील नदी हो जाती है। इन चीज़ों को आपको जो है अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अफ्रीका के से रिलेटेड। देखो अफ्रीका से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये अफ्रीका का आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, ये इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब ये एक अफ्रीका का सींग टाइप का इसको कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं या नहीं है? 4 देश शामिल हैं, याद रखिएगा, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और आपका इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, 4 देश इसमें शामिल हैं। चारों को आप याद रखिएगा, 4 देश हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है या नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, भारत के विश्व व्यापार संगठन जो है वो WTO जो है, जिसको आप जानते होंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो वो आपको पता ही होगा, कौन? नागोजी ओंकाजा-इवेला, याद रखिएगा। देखो करंट का मतलब ये नहीं होता कि हम जो है आज की खबर ही पढ़ें और पिछले का सब भूल जाएं। तो आगे का करंट आज का भी पढ़ा जाएगा, पिछला रिवाइज भी कराया जाएगा, इसीलिए आपको इस क्लास को पूरी देखना है। नागोजी ओंकाजा-इवेला ये जो है आपकी पहली महिला महानिदेशक हो जाती हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आशीष चांदोरकर जो हैं वो भारत के विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर जो हैं नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। ये आपके सामने आशीष हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है नियुक्त किए गए हैं। तो WTO के बारे में मैंने कुछ बातें बताई दी आपको। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है, इसका 164वां सदस्य देश कौन सा है? तो इसका 164वां देश जो सदस्य है, जो लास्ट है, मतलब 164 ही इसके सदस्य देश हैं, तो अफगानिस्तान जो हो जाता है वो इसका 164वां सदस्य देश है, याद रखिएगा। अब देखिए धुआंधार सवाल में आज क्या होगा, ये जो पूरे हेडक्वार्टर वगैरह हैं उन सब के बारे में बात होगी। WTO की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी आपको बताया 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और 164वां सदस्य देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान जो है इसका 164वां देश सदस्य है। इसके अलावा प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में बात होगी। यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो मैं आपको बता दूं 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा ILO के बारे में बताऊं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मजदूर संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना 1 मई 1919 को स्थापना होती है, इसीलिए 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा WHO के बारे में बात करें, इसका भी हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा।
ओपेक के बारे में बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोलियम वगैरह जो पदार्थ होते हैं उनको जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका ये संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया याद रखना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यदि बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में यदि मैं बात करूँ तो 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था कि वर्ल्ड बैंक जी जो है इसका जो किस सम्मेलन के आधार पर जो है इसका उदय हुआ था, वो मैं यदि आपको बताऊं तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके आधार पर जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो 1944 में जो है वो आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी जो है वहाँ पर इसका दोनों का ही मुख्यालय स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एशियान के बारे में बात की जाए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें भारत शामिल नहीं है, 10 देश इसमें शामिल है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है इसका? जकार्ता इंडोनेशिया में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखना है। सार्क के बारे में यदि मैं बात करूं तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल, ये जो है इसका हेडक्वार्टर फुल फॉर्म हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वो मैं आपको बता दूं तो नेपाल के काठमांडू में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कितने देश शामिल है? 8 देश सार्क में शामिल हैं, याद रखिएगा, भारत भी इसमें शामिल है। बिम्स्टेक के बारे में यदि मैं बात करूँ तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर की बारे में यदि मैं बात करूं तो ढाका बांग्लादेश में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इससे मैंने रिलेटेड जो भी आपके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस देश के द्वारा घोषणा की गई कि वह अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करेगा? देखो, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने की बात कही है बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? शेख हसीना साहब। इन्होंने कहा कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान की स्थापना करेंगे, वैक्सीन को वहाँ बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और किस किस के साथ मिलकर के करेंगे? देखो, एक तो इसमें बांग्लादेश हो जाता है, बांग्लादेश में तो ये स्थापना होगी। बांग्लादेश के साथ ही साथ दक्षिण कोरिया भी इसमें मिल जाएगा। दक्षिण कोरिया, ध्यान रखिएगा, ये वो पगला वाला नॉर्थ कोरिया नहीं है, दक्षिण कोरिया की बात हो रही है। देखो, 2 देश हैं, एक नॉर्थ कोरिया है, एक दक्षिण कोरिया है। नॉर्थ कोरिया कहाँ रह गया, दक्षिण कोरिया कहाँ पहुँच गया? नॉर्थ कोरिया जो है पूरी तरीके से अलग थलग हो चुका है पूरे विश्व से ही और एकदम अलग पागल टाइप का देश है, लेकिन साउथ कोरिया अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देता है और बहुत ही ज़्यादा आगे पहुँच चुका है। इसके अलावा वैक्सीनेशन की बात चली रही है, तो देखिए कोवैक्सीन भारत में लगाई जा रही है, कोविशील्ड भी वैक्सीन लगाई जा रही है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि वैक्सीन आप जो है लगवा सकें, क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जितना आगे चलेगा उतना ही थर्ड वेव में हमको जो है आसानी मिलेगी, थर्ड वेव से निपटने में। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी कल वैक्सीन लगवा चुका हूं। तो कोवैक्सीन के बारे में यदि मैं बात करूं तो कोवैक्सीन का जो है निर्माण भारत में कौन कर रहा है? तो भारत बायोटेक हैदराबाद जो है उसके द्वारा इसको जो है लगवाया जा रहा है। तो भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा बनाया जा रहा है। और कोविशील्ड कौन बना रहा है? इसको सीरम इंस्टीट्यूट पुणे जो है इसको मिलकर बना रहा है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के, याद रखिएगा। इसके अलावा एक वैक्सीन और है, उसका क्या नाम है? स्पुतनिक वी वैक्सीन। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है ये रूस में निर्मित है, रूस के द्वारा, तो इसको भारत में भी अनुमति दी जा चुकी है। अब देखिए, बांग्लादेश के बारे में आपको जानना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश कहाँ रहा? ये पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ? देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था तब ये जो है मुस्लिम के आधार पर जो है, जब जिन्ना थे, जिन्ना ने कहा कि हम जो है मुस्लिमों के लिए हमको एक अलग देश चाहिए। तो जब इन्होंने अलग देश की मांग की तो जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, बाकी जो लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना चाहते थे वो भारत में रह गए। तो उसके बाद पाकिस्तान जो है 2 भागों में विभाजित हुआ, एक तो वेस्ट पाकिस्तान बना, दूसरा आपका ईस्ट पाकिस्तान बना। लेकिन ये जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा दुखी किया करता था और भारत के बीच, भारत को भी मतलब दोनों तरफ से जो है पाकिस्तान इधर से दुखी करता ही है और इधर से भी आतंकवादी घुसाया करता था। तो भारत ने क्या किया? 1971 की बात है, भारत ने पूरा इसका जो है साथ दिया और ईस्ट पाकिस्तान जो है इसको आज़ाद कराया, एक नए देश का उदय हुआ। तो बांग्लादेश जो है कब बना है? आपका 1971 में बांग्लादेश बना है। मतलब भारत से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, भारत का बेटा पाकिस्तान, पाकिस्तान का बेटा बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश हमारा पोता है, ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश जो है आपका 1971 में ये बना था। तो ये जो है आपका ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा हो जाता। 1971 में भयंकर वॉर हुई थी और जो भारतीय सेना इतनी जांबाजी से
से लड़ी थी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो सैनिकों को घुटने टिकवाए थे, याद रखिएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड धुआंधार सवाल के बारे में बात करेंगे। कोवैक्सीन का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत बायोटेक हैदराबाद जो है वो इसको मिलकर के बना रहा है, भारत बायोटेक हैदराबाद। ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो कोविशील्ड है वो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के बनाई जा रही है, और किसके साथ मिलकर के बना रहा है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के बना रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा पुणे में। इसके अलावा बांग्लादेश को भारत ने कब आज़ाद करवाया था? 1971 में बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी। यह परियोजना किससे संबंधित है? मैं आपको बता दूं, केरल का जो मंत्रिमंडल है उसने क्या कहा है, देखो ये भारत का मैप हो जाता है, इधर वाला जो रीजन है यही तो केरल पड़ता है। तो यहाँ पर ही जो है ये कॉरिडोर बनाएंगे, पूरा रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। इसको सिल्वर लाइन जो है नाम दिया गया है, रेलवे से संबंधित है। इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, केरला डीम प्रोजेक्ट सिल्वर लाइन गेट्स द कैबिनेट नोट। कैबिनेट की इसको मंजूरी दी जा चुकी है। कितनी इसकी लंबाई होगी? तो 530 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है, और 11 डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो है ये दूरी है उसको कम कर सकेंगे, और ये कब तक तैयार हो जाएगा बन करके? 2025 तक ये जो है बन करके तैयार हो जाएगा, याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये रेल कॉरिडोर बनने वाला है, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है यहाँ से बनेगा, केरला में आपका जो कासरगोड है यहाँ से लेकर के ये जो केरला में ये जो है बनने वाला है, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा केरल की बात चली रही है, केरल आपके सामने राज्य ये रहा। देखो केरल के बारे में बता दूं आपको, केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तो आपको सबको पता ही होगा, तिरुवनंतपुरम जो है वो आपकी राजधानी है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन साहब जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ किसने दिलाई? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे। तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं केरल के, याद रखिएगा। इसके अलावा धुआंधार सवाल के बारे में बात करें, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो पिनरई विजयन साहब ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, याद रखिएगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका केरल राज्य में ही स्थित है। विष्णु जी की लेटी प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही भव्य मंदिर है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो मैं आपको बता दूं, एक तो आपका कथकली है, कथकली के साथ ही साथ एक मोहिनी अट्टम जो है वो भी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। देखो शास्त्रीय नृत्य की संख्या टोटल कितनी है? 8 जो है भारत में क्लासिकल डांस है, तो उसमें 2 तो आपके केरल में ही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री ने खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र को संबोधित किया। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो जो FAO है इसकी स्थापना आपकी 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका स्थित है तो इटली के रोम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और रोम कहाँ पर है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे जो है आपका रोम स्थित हो जाता है। इन चीज़ों को आपको जो है ध्यान रखिएगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इन्होंने जो है इसकी बात कही। देखो ये आपके सामने यूनाइटेड नेशन FAO है, आपका ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? तो इटली के रोम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं यूनाइटेड नेशन FAO के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिएगा। देखो जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसी से रिलेटेड एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका भी हेडक्वार्टर आपका इटली के रोम में ही स्थित है। लेकिन इसको जो है क्या दिया गया था? 2020 का शांति का नोबेल यदि पुरस्कार यदि आपसे पूछा जाए तो वो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया था, ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा 2020 का शांति का नोबेल आप याद रखिएगा। जो FAO है इसके द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया जाता है। 2021 का किसको दिया गया था? तो शकुंतला थिल स्टेट जो है हरके उनको जो है दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और 2020 का किसको दिया गया था? वो आपका 2020 का रतन लाल को दिया गया था, ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CM राइज योजना की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? देखो CM राइज योजना इसका मतलब क्या है पहले वो आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद राज्य सरकार की तो बात हो ही जाएगी। इसमें होगा क्या कि पहले वर्ष में जो है सुविधा युक्त जो है स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो 350 स्कूल जो है स्कूलों का निर्माण होगा। उसमें क्या क्या रहने वाला है? उसमें जैसे लाइब्रेरी हो गई, लेबोरेटरी हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं
जैसे लैब हो जाती हैं, लाइब्रेरी हो जाती हैं, और इसमें सारी की सारी जो बुनियादी ज़रूरतों की बात होती है उनके बारे में इसमें रहने वाला है। स्मार्ट क्लासरूम रहेंगे, परिवहन के साधन रहेंगे, मतलब बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो ये सब चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बिल्ड किया जाएगा। 350 जो है स्कूलों का निर्माण होगा पहले वर्ष में। तो ये मध्य प्रदेश की जो है योजना है, याद रखना है, सीएम राइज योजना, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान साहब, मामा की नगरी, यहाँ पर जो है इसकी घोषणा की गई है। इन चीज़ों को आप जो है ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में यदि बात करूँ तो हार्ट ऑफ द इंडिया, भारत का दिल है, भारत का दिल है मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश जो है भारत का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही हुआ करते थे। सन 2000 में जो है ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना। मध्य प्रदेश पहले क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पे आपका राजस्थान आता है। तो इसकी राजधानी क्या है? भोपाल जो है यहाँ की राजधानी है। मामा जी शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, खजुराहो के मंदिर यदि आपसे पूछा जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो ये कहाँ पर स्थित है आपके? ये खजुराहो के जो मंदिर हैं वो आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्या है? महात्मा बुद्ध के स्तूप हैं। किसने बनवाए थे? सम्राट अशोक ने जो है सांची के स्तूप बनवाए थे। यदि आपसे पूछा जाए खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, तो चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? देखो सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है बिहार सरकार ने। इसका क्या कहना है? जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक होने वाली है, देखो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है? जो हम डिस्पोजेबल वगैरह चीज़ें जो यूज करते हैं, इनको जो है विघटन होने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए इस पर बैन लगाया गया है। इसका उत्पादन भी नहीं होगा, बेचने पर भी बैन है, और साथ ही साथ जो है इसका उपयोग पर भी बैन लगाया गया है। ये सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होती है पॉलीथीन की? यदि मैं बात करूँ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी पैकिंग में जो है इनको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो राज्य सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध बिहार सरकार ने लगाया है, ध्यान रखिएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि यूज एंड थ्रो वाली जो प्लास्टिक होती है, जैसे ये आपके सामने पानी की बोतल हैं, खाने की प्लेट हैं, इन सब जो है इनका क्योंकि विघटन जो है वो बहुत धीमे होता है, समय इसमें बहुत लग जाता है। देखो जो प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात आई है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो है एक बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन पर्यावरण की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, उसकी जो है अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की गई थी। वो कौन से वर्ष में किया गया था वो यदि मैं आपको बताऊं, 2018 का जो विश्व पर्यावरण दिवस था, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी जो आपकी थीम थी वो क्या थी? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 1974 में जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ध्यान रखना है। बिहार के बारे में आप देखिएगा, ये रहा आपका बिहार राज्य। देखो बिहार, मैंने आपको भी बताया मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। देखो बिहार और झारखंड भी पहले एक हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी पहले एक हुआ करते थे। 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए, एक तो आपका छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक आपका झारखंड। तो बिहार से अलग होकर के झारखंड बना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना यहाँ की राजधानी हो जाती है। नीतीश कुमार जो है वो आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो फागू चौहान जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र यहाँ का नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 में होने वाले विंबलडन ओपन और टोक्यो ओलंपिक से हटने का फैसला किया? देखो साल में जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे नंबर पर तो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन नंबर 1 पे हो जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आपका नंबर 2 पे आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बाद आता है आपका विंबलडन, मैं साल का क्रम बता रहा हूं। और विंबलडन के बाद अमेरिकन ओपन यानी कि यूएस ओपन होता है। तो स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन भी हाल ही में हुआ है, इसके विजेता भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा विंबलडन होने वाला है, तो विंबलडन से जो है आपके जो राफेल नडाल हैं जिनको किंग ऑफ द क्ले कोर्ट कहा जाता है, उन्होंने इससे हटने का फैसला किया है। इसके अलावा यूएस ओपन आने वाले समय में होने वाला है। तो टोक्यो ओलंपिक से भी इन्होंने हटने का फैसला किया है। देखो टोक्यो ओलंपिक जो है आपका, टोक्यो ओलंपिक की यदि बात आई है तो ओलंपिक के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिएगा। ओलंपिक जो है आपका 2020 में होना था, लेकिन 2021 में कोविड-19 की जटिलताओं के कारण होगा।
और ये जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो रियो में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2024 का यदि आपसे पूछा जाता है तो पेरिस के फ्रांस में इसका आयोजन होगा, और 2028 का यदि आपसे पूछा जाता है तो लॉस एंजल्स में होगा। इसके अलावा 2032 का यदि आपसे पूछा जाता है, वो भी उसकी घोषणा हो चुकी है। तो 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है उसका कहाँ होगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका आयोजन होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो राफेल नडाल जो है इन्होंने विंबलडन ओपन से भी और जो आपका टोक्यो ओलंपिक है इससे भी हटने का फैसला किया है। तो आगे यदि मैं बात करूं तो अभी का जो फ्रेंच ओपन हुआ था अभी 2021 का, अभी जो हाल ही में हुआ है, इसके मेन जो है पुरुष श्रेणी में जो है विजेता कौन थे, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। नोवाक जोकोविच जो है वो आपके पुरुष श्रेणी में विजेता थे, ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच आपको याद रखने हैं। पुरुष श्रेणी के जो विजेता थे वो आपके नोवाक जोकोविच थे। इसके अलावा महिलाओं की विमेंस की यदि मैं बात करूं तो बारा बोरा नाम इनका देखिए, क्रेसिमोवा ये जो है बारा बोरा आपको याद रखना है। तो बारा बोरा जो है इन्होंने जो है महिलाओं की श्रेणी में जो है इस खिताब को जीता, ध्यान रखना है। तो आपका ये सामने 4 ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ शुरुआत होती है, उसके अलावा फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, तो और आपका यूएस ओपन हो जाता है। तो ये जो आपके सामने राफेल नडाल हैं इनको किंग ऑफ द क्ले कोर्ट कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा इतिहास सीरीज हो रही है अपनी। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई मेयो के कार्यकाल में। इसके अलावा मेयो जो था वायसराय था। उसके अलावा दशकीय आधार पर जनगणना पहली बार कब हुई, तो 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई थी, ध्यान रखना है। दशकीय आधार पर जनगणना रिपन के कार्यकाल में हुई थी, और पहली बार जो जनगणना थी वो मेयो के कार्यकाल में हुई थी, याद रखना है। व्यपगत का सिद्धांत किसके कार्यकाल में आया था, तो जो डलहौजी था, डलहौजी के कार्यकाल में जो है व्यपगत का सिद्धांत आया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से हम जिसको जानते हैं, मतलब जिसके पास भी पुत्र नहीं होता था तो वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता था। इसके आधार पर उसका जो राज्य था उसको जो है ये अंग्रेज जो थे उसको अपने में मिला लेते थे। इसके आधार पर ये झांसी थी, झांसी को भी मिलाया गया था। देखो डलहौजी की बात आई है तो डलहौजी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, कुछ जान लीजिएगा। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चलाई गई, और डलहौजी के कार्यकाल में ही चलाई गई थी पहली रेल, आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा वुड डिस्पैच जो था वो किसके कार्यकाल में आया था, तो वुड डिस्पैच जो था वो भी आपका डलहौजी के कार्यकाल में ही आया था, ध्यान रखना है। ये इससे महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन करजन के समय में हुआ था। 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है। उसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में ही भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 1905 में ही। उसके अलावा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। पंडित नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। रावी नदी के तट पर आधी रात 12 बजे जो है झंडा फहराया गया, और 26 जनवरी मतलब 1930 को जो है इन्होंने पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया था, लेकिन हमको आज़ादी 1947 में मिली। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आपको याद रखनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन के बारे में बात करूं, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में ही रखी गई थी, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन था, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी इनके द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। देखो मैं आपको बताऊं होता क्या है, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। उसके बाद जो है चौरी चौरा जब कांड होता है, पुलिस चौकी में एक आग लगा दी जाती है। चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद इनको जल्दी छोड़ दिया गया। उसके बाद 1924 में उन्होंने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसको हम बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डेली क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त आप आराम से कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इससे आप जुड़ करके डेली पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।